नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार सिंह सात्विक क्लासेज की तरफ से एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। अपने वादे के अनुसार, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कल फिर एक वीडियो लेकर आऊँगा आप सबके सामने, तो उस हिसाब से आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। और चूँकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, बीपीएससी पीटी है या फिर अदर्स जो भी एग्जामिनेशंस हैं, उन सारे एग्जामिनेशंस को अगर हम देखें तो यानी कि जब हम देखते हैं तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड उसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं आते हैं। तो आज मैं एक बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, और ये कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का। अक्सर आप लोगों ने ये देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि अक्षांतर रेखाएं और देशांतर रेखाएं, अक्षांश और देशांतर। अब पता चला कि आप पूरी ज्योग्राफी पढ़ गए, पूरे ज्योग्राफी की क्लास कर गए आप, और आपको आज तक यही नहीं पता चला कि अक्षांतर रेखाएं क्या, अक्षांश रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांशीय रेखाएं क्या कहलाती हैं, और देशांतर रेखाएं क्या कहलाती हैं। ज्योग्राफी में यानी कि भूगोल में ये एक दो ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, अगर मैं बात करूं तो इन दो मुद्दों के अलावा पूरी ज्योग्राफी अधूरी सी हो जाती है। तो यहाँ पे बिल्कुल कम समय लूँगा आपका, और बिल्कुल कम समय में उसी में से एक कॉन्सेप्ट में क्लियर करने की कोशिश करूँगा आप सबका, और उसे समझाने का प्रयास करूँगा, ताकि अगर उससे रिलेटेड किसी भी तरीके का प्रश्न आए तो आप लोग उस प्रश्न को समझने में आपको आसानी हो, यानी कि आप उसका उत्तर दे सके। तो आज हम चर्चा करेंगे अक्षांश की। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा ग्लोब, एक ग्लोब होता है। उस ग्लोब में हम देखते हैं कि भारत की स्थिति भारत की स्थिति। अब इसमें हम देखेंगे कि दो चीजें, अक्षांशीय और देशांतरीय। ये दो चीजें होती हैं। अब हम यहाँ पे जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, यानी कि भूगोल में, ज्योग्राफी में, हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि ये अक्षांश क्या है। अभी जो देशांतरीय टॉपिक है इसकी चर्चा नहीं करेंगे हम। आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर ये अक्षांश होता क्या है। इसलिए कि अक्षांश और देशांतर को लेके पता चला कि पूरी ज्योग्राफी की क्लास कर गए, लेकिन यही बच्चों के समझ में नहीं आ पाता। जो छात्राएं हैं उनके मन में कॉन्फ्यूजन रह जाता है कि आखिर ये अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं। तो यहाँ पे आज हम चर्चा करेंगे अक्षांश को लेकर। तो देखिए, जैसा कि ये जैसे मान ली हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी पृथ्वी हो गई। ये जो पृथ्वी है इसके बीचों बीच एक रेखा, इसके बीचों बीच एक रेखा खींच दी मैंने। ये जो रेखा है, इस रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य
रेखा। जैसा कि शब्दों से ही आपको पता चलना चाहिए कि भू यानी कि भूमि, मध्य रेखा यानी कि भूमि के मध्य में रेखा, मतलब कि बिल्कुल उसके बीच, उसके मिडल पॉइंट के जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, या इसको कहते हैं विषुवत वृत्तीय रेखा। विषुवत वृत्तीय रेखा, विषुवत वृत्तीय रेखा भी कहते हैं इसे। अब ऊपर हो जाता है, ये हो जाता है उत्तरी गोलार्ध, ये हो जाता है उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, और ये हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध, ये हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के मध्य में एक रेखा है, इस रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री क्या है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पे ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है। ये पृथ्वी है, इसके मध्य में एक रेखा है। अब आप सबके मन में ये प्रश्न हो रहा होगा कि सर पूरे पृथ्वी के बीच में एक रेखा है क्या? जी बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई रेखा नहीं है। ये हमारे जो भूगोलविद हैं उन्होंने यानी कि पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए ये एक काल्पनिक लाइन की कल्पना की है, एक पैमाना तय किया है, एक मानक तय किया है। तो इसी मानक को, ये एक काल्पनिक लाइन है, ये एक काल्पनिक रेखा है, तो इसी के समकक्ष, इसी के समकक्ष, इस भूमध्य रेखा के समकक्ष जो रेखाएं होती हैं, इस भूमध्य रेखा के समकक्ष, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। इस भूमध्य रेखा के समकक्ष जो एक काल्पनिक रेखा होती है, इस भूमध्य रेखा के समकक्ष जो काल्पनिक रेखा होती है, उन्हीं रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस भूमध्य, इस पृथ्वी के भूमध्य, पृथ्वी के बीच में जो भूमध्य रेखा है, इसी भूमध्य रेखा के समकक्ष जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांशीय रेखाएं। उन रेखाओं को हम अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। ये यहाँ पे 0 डिग्री है, ये यहाँ पे 0 डिग्री है, ये ऊपर की तरफ जाते हैं, ये उत्तरी गोलार्ध 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरीके से करके यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है। यहाँ से फिर 1, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से यहाँ पे आके ये 90 डिग्री हो जाता है। तो अब ये अक्षांश जो है, इसको इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं हम कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि भूमध्य रेखा से दोनों गोलार्धों के बीच की दूरी मापने की जो प्रक्रिया है, दूरी मापने की एक जो मापन है, उसको हम कहते हैं अक्षांश। दूरी किससे मापी जाती है? अक्षांश में मापी जाती है। भूमध्य रेखा से इन दोनों की दूरी इस अक्षांशीय रेखा से मापी जाती है, इस अक्षांशीय रेखा से मापी जाती है। इस बात को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लें आप लोग। इस अक्षांश से, इस भूमध्य रेखा से इन दोनों के बीच की दूरी मापी जाती है, इन दोनों के बीच की दूरी मापी जाती है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर तो आखिर इन रेखाओं की संख्या कितनी है? तो इन रेखाओं की संख्या है 179।
याद रखिएगा 179। ये आपके पीटी के प्रश्न बन सकते हैं, आपके किसी भी एग्जाम के आपके पीटी के प्रश्न बन सकते हैं कि इन अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। 179 179 होती है। हालांकि ये होती 181 है, होती 181 है, लेकिन ये जो उत्तरी गोलार्ध है, ये जो उत्तरी गोलार्ध है और ये जो दक्षिणी गोलार्ध है, इन दोनों को काउंट नहीं करते हैं, इन दोनों को गिनती में नहीं लेते हैं, इसलिए इनकी संख्या कितनी होती है 181। तो अगर ऐसा प्रश्न आए कि अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी होती है और वहाँ पे विकल्प हो कि 179 और 181, तो आपका विकल्प का चुनाव 179 होना चाहिए। इसलिए कि सही उत्तर क्या है 179 है। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये हो गई कि ये जो अक्षांश क्या है, दूरी मापने का एक साधन तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक कटिबंध, एक कटिबंध के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब ये कटिबंध क्या होते हैं ये समझना है। तो जो दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, इसी को हम कहते हैं कटिबंध, इसी को हम कहते हैं कटिबंध। दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी, जैसे ये एक देशांतर रेखा हो गई, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं कटिबंध। और चूंकि ये एक एक डिग्री जैसे कैसे कैसे बढ़ते जा रहे हैं आप देख लीजिए। अब आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि सर दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो एक डिग्री बराबर होता है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। ये भी आपका पीटी का प्रश्न बन सकता है, ये भी आपका पीटी का प्रश्न बन सकता है। एक डिग्री बराबर 111 किलोमीटर, यानी कि दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की जो दूरी हुई वो क्या हुई 111 किलोमीटर हुई। बात बिल्कुल स्पष्ट है, इसको बिल्कुल क्लियर कट ध्यान में रखिए आप लोग। अब जब ये अक्षांश, जब 0 डिग्री से ये अक्षांश रेखाएं ऊपर बढ़ती हैं, जब हम ऊपर जाते हैं तब क्या होता है, या फिर 0 डिग्री से आगे जब बढ़ते हैं तब क्या होता है, तो तब होता है तापमान में कमी। ये भी आपका प्रश्न बन सकता है, तापमान में कमी, तब तापमान में कमी होती है, तापमान में कमी होती है। और क्या होता है, तो दिन और रात में वृद्धि होती है, दिन और रात में वृद्धि होती है। अब चूंकि जो ध्रुव होते हैं, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, तो जो ध्रुव होते हैं, आपको मालूम है कि ये जो भूमध्य रेखा है, यानी कि पृथ्वी पर, यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है, लेकिन जो ध्रुव होते हैं वहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने के रात होते हैं। तो यहाँ पे रात और दिन में ये वृद्धि होगी, तापमान में वृद्धि होगी। जैसे हम अक्षांशीय रेखा से बढ़ेंगे, किसी भी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे, तो तापमान में कमी आएगी, तापमान में गिरावट आएगी, और दिन और रात में क्या होगी, दिन और रात में यहाँ पे ये वृद्धि होगी। अब जो हमारी अक्षांशीय रेखाएं हैं, इसको आप लोगों ने समझ लिया कि अक्षांश किसे कहते हैं। एक, जैसा कि मैंने आप सबको समझा दिया कि पृथ्वी के बीचों बीच इसके मध्य में एक जो रेखा है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं, और इस भूमध्य रेखा के समकक्ष
इसके समानांतर एक जो काल्पनिक रेखा है उसी को हम कहते हैं अक्षांश। और अक्षांश मतलब क्या, मतलब कि दो भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुवों के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कोण में मापने की बीच की दूरी को हम कहते हैं अक्षांश कहते हैं, यानी कि कोणीय दृष्टिकोण में मापने की इनकी बीच की दूरी को अक्षांश कहते हैं हम। अब इन अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो 179 है, याद रखिएगा आप। चूंकि 181 है लेकिन 2 को काउंट नहीं करते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को हम गिनती में नहीं लेते हैं, उसे काउंट नहीं करते हैं। अब जो कटिबंध है, जो दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम कटिबंध कहते हैं। और चूंकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 1 डिग्री बराबर होता है 111 किलोमीटर, ये इतनी दूरी होती है। तो इस तरीके से ग्लोब में अक्षांश जो है, ज्योग्राफी में, भूगोल में अक्षांश की जो स्थिति है ये है। इसके बाद हम फिर चर्चा कर लेंगे जो देशांतरीय स्थिति है। आज चूँकि समय कम है और कम समय में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताना जरूरी है, ताकि एग्ज़ाम में इन सारी चीज़ों से रिलेटेड अगर कुछ आ जाए तो आप उसका आंसर दे सकें। तो इस तरीके से आपको, मुझे उम्मीद है कि अक्षांश का जो कॉन्सेप्ट है, ये अक्षांशीय जो अवधारणा है, ये भी आपके समझ में आ गई होगी। ये जो संकल्पना है ये आप सबके समझ में आ गई होगी। फिर हम कभी चर्चा कर लेंगे जो देशांतरीय कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से जो मेन टॉपिक हैं, जो मुख्य हर विषय के टॉपिक्स हैं, उनको लेकर मैं बीच बीच में आता रहूँगा, ताकि अगर उस टॉपिक से संबंधित आपके सामने अगर इस तरीके से कोई प्रश्न आता है तो आप उसका उत्तर बिल्कुल आराम से दे सके, बिल्कुल रिलैक्सेबल तरीके से उसका आप उत्तर दे सके। तो मैं रजनीश कुमार सिंह, सात्विक क्लासेज की तरफ से ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल जो हमने आज चर्चा की, ये पूरी यानी कि ग्लोब, भारत की स्थिति, अक्षांशीय, देशांतरीय। तो देशांतरीय की चर्चा नहीं की हमने, अक्षांश की चर्चा की। यहाँ पे पूरे अक्षांश का जो कॉन्सेप्ट है उसे मैंने आपको समझा दिया। इसे समझते हुए अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ध्रुव पे जैव विविधता नहीं रहेगी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी ध्रुव पे नहीं रहेगी। जैसे अंटार्कटिक जो एरिया है वहाँ पे क्या है, ज़्यादा बर्फ़ ही जमा होता है, बहुत ठंडा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ एक जो पक्षी पाया जाता है, पेंगुइन पाया जाता है, पेंगुइन सिर्फ वही वहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ पे जो जीवन है, जीवन ना के बराबर होता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये अक्षांश का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो ये मुझे उम्मीद है कि उसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट भी आपके समझ में आ गया होगा। तो मैं रजनीश कुमार सिंह अब सात्विक क्लासेज की तरफ से यहीं पे अपने क्लास को समाप्त करता हूं। और बिल्कुल घबराए नहीं, सात्विक क्लासेज फिर हम कल कोई ना कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, चाहे करंट अफेयर्स हो या कोई भी हो। हमारा आपसे वादा है कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ, कोई ना कोई टॉपिक आता रहेगा, हमारा यूट्यूब पे अपलोड होता रहेगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, सात्विक क्लासेज हमारे यूट्यूब चैनल जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, पॉजिटिव रिस्पेक्टफुल कमेंट भी करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राएं इसका फ़ायदा उठा सकें। तो और सात्विक क्लासेज का ये प्रयास एक बिल्कुल धरातल से जुड़े हुए छात्र छात्राओं तक, व्यक्ति तक उसका जोड़ने का प्रयास है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राएं इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए, मैं रजनीश कुमार सिंह अपने आज की इस व्याख्यान माला को यही समाप्त करता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। चलिए, धन्यवाद।